बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज वीडियो में बात करेंगे पाक 301 के करंट पेपर्स और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के अंदर कहाँ से एमसीक्यूज आ रहा है, कैसे आप लोग पाक 301 को जस्ट 2 आवर्स के अंदर फिनिश कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लेंथी हो सकती है बट आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगी। और सबसे पहला जो रिव्यू है यहाँ पे स्टूडेंट का वो ये है कि फ्रॉम होल सिलेबस एमसीक्यूज नो टॉपिक और चैप्टर मिसिंग, मतलब कि सारे जो चैप्टर हैं, सारा जो सिलेबस दिया हुआ है पाक 301 का, वहाँ से एमसीक्यूज आए थे, कोई भी सिलेबस या चैप्टर मिस नहीं था। दूसरा जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया था स्टूडेंट इन्फो 5 यूट्यूब पर, एक 2 आवर की वीडियो। अब आप लोग बोलोगे कि ये खुद से इसने लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं पहले प्रूफ देता हूँ। ये हमारी वो वीडियो है 2 आवर्स की, और यहाँ पे आप इसके व्यूज़ चेक कर सकते हो। 1 ईयर के अंदर 50,000 व्यूज़ हैं, और रिव्यूज़ आप जो है ना यहाँ पे देख सकते हो। रिव्यूज़ नीचे जब आप आओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो इन स्टूडेंट को मजबूर कर रही है कमेंट करने पर, ठीक है। मेन बात यह है कि इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 16 से लेकर 30 तक जितने भी एमसीक्यूज बनते थे चैप्टर वाइज और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपके क्विज़ेस 1 2 3 फाइल्स के अंदर भी आए हैं, जो आपके फाइनल टर्म में पीछे रिवाइज हुए हैं, अब आए हैं, दोबारा भी आ रहे हैं, रिपीटेड भी हैं, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इस एक वीडियो से मतलब आपका ये सारा कुछ हो सकता है, और ये आपको मतलब कि फ़र्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। उसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी करंट पेपर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे पेपर रिव्यू है, उसमें स्टूडेंट ने यहाँ पे एक चीज़ पहले बताई कि पेपर टफ था, और अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो मतलब पेपर अच्छा हो सकता है। हर चैप्टर से क्वेश्चन थे, ये चीज़ ऊपर वाले स्टूडेंट ने भी बोले कि हर चैप्टर में से पेपर आ रहे हैं। तो इस स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है ना वो कुछ क्वेश्चन जो है वो शेयर किए हैं, जिनको हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि 3 एमसीक्यूज थे। चैप्टर नंबर 16 से कौन सा डॉक्यूमेंट बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रीमेबल था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद क्या था? ऑल इंडियन मुस्लिम ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए मिडल वे क्यों चूज़ किया? अच्छा, यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन को अगर हम देखें ना, तो चैप्टर नंबर 16 के अंदर आप आओ तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन यही किया जाता है कि वो कब हुई। 1949 में, ठीक है, 1949 में, ठीक है। किसने दी? लियाकत अली खान ने। कहाँ पे हुई, कब अप्रूव हुई, ठीक है। ये चीज़ जो है ना ये आएगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको चाहिए, फर्स्ट कमेंट आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर जो चीज़ें आपको यहाँ पे हाईलाइटेड चीज़ें हैं, यही आपने करनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस जो है ना वो नज़र आ जाएगी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद एएमएन लीडर्स जो थे, मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स नॉट इन फेवर ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस स्टेट, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। जो यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला है ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए मिडल वे क्यों चूज़ किया? बुक लाइन था ऑल एमन लीडर्स वर मॉडर्निस्ट नॉट इन फेवर ऑफ द रिलीजियस। अच्छे से मैं एग्जामिनर ने एक ऑप्शन ये दिया हुआ था कि ड्यू टू इन फेवर ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजियन स्टेट, दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर वाज ड्यू टू इस्लामिक प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए मिडल वे क्यों चूज़ किया था, तो उसकी वजह थी इस्लामिक प्रिंसिपल और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब कि ना हमारे हैंडआउट्स के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो रिजोल्यूशन है वो जो परमिएबल थी ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये रिजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस है। रिजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव आप कह लो, ये जो भी है, ये क्या था? परमिएबल था तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ एक इस के अंदर हो गए। और आप अगर देखो, गौर से देखो, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये पहले से हाईलाइटेड है, मैंने आज हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है बीबीसी रिपोर्ट। बीबीसी रिपोर्ट बेसिकली जो है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाता भी हूँ। इसके हैंडआउट्स में अगर हम जाएं बीबीसी रिपोर्ट को लेके, तो बीबीसी रिपोर्ट का बेसिकली मसला ये है कि 2-3 रिपोर्ट्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट बीबीसी रिपोर्ट कब हुई थी, ठीक है, किस बंदे ने दी थी, कहाँ पे हुई थी। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो ये है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वर प्रपोज्ड, ठीक है। यानी कि उसमें जो है इक्वल पावर होती है, वो दोनों हाउसेज में होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड में थोड़ा डिफरेंस है। फिर किसने विदड्रा कराई थी, ठीक है, ये भी आपको पता हो। कहाँ पे हुई थी, ये चीज़ आपको फर्स्ट एंड सेकंड रिपोर्ट आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये जैसे भी आप चैप्टर नंबर आओगे, इसमें किस में है बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़, चैप्टर नंबर 17 के अंदर ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड भी होगी, फर्स्ट भी पे ये देखें क्यों पेश की गई थी, ठीक है। और इसको अगर आप देख लो यहाँ पे क्यों पेश की गई थी, तो यहाँ पे आपको ना उसके रीज़न भी दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रीज़न भी दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप आओ, ये है
और इसके अंदर है रिपोर्ट आल्सो फेस्ड रिसेटेशन बोथ द विंग्स, द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी वाज नॉट अप्रिशिएटेड इन बोथ ईस्टर्न बंगाल, ठीक है। और इट प्रपोज्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू, यहाँ पे इसकी जो वजह थी वो क्या थी, इट प्रपोज्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ईस्ट और वेस्ट विंग की जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी उसको ये शो कर रही थी, ठीक है। और इनके जो पर्पज़ है वो थोड़ा सा आप डाउन आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा ये चीज़ इसके अंदर बयान की जा रही है, ठीक है। उसके अंदर है वन एंड सेकंड बीपीसी रिपोर्ट में क्या डिफरेंस था। जैसे मैंने आपको बोला कि जो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वो कौन से हाउसेस में है। जैसे कि यहाँ पे इक्वल पावर वर प्रपोज टू बोथ हाउसेस, और इसमें जो थी इक्वल पावर जो थी वो पार्लियामेंट और हाउस यानी कि टू हाउसेज विल इंजॉय द इक्वल स्टेटस एंड पावर। और इसमें जो मतलब कि आ रहा है मेरे ख्याल से जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान जो थे ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल यानी कि उनको दी गई थी, और इसके अंदर जो थी वो नॉट अप्रिशिएटेड, ठीक है। ये डिफरेंस इन दोनों में, मतलब कि उसमें जो था वो हर जो प्रोविंस है उसको दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी जो थी इस सेकंड बीपीसी रिपोर्ट की वो सब में नहीं दी गई थी, ठीक है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। ओके, उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला से दो एमसीक्यूज थे। मोहम्मद अली बोगरा रिपोर्ट को फर्स्ट और सेकंड या थर्ड बीपीसी रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला ये आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या मतलब कि लेजिस्लेचर ये पूछते हैं कि मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के मुताबिक जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमल है, बाई कैमरल है, ठीक है। ये वाला जो लफ्ज़ है बाई कैमरल है, यूनी कैमरल है, ये ट्राई कैमरल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये बाई कैमरल होता है, यानी कि दोनों हाउसेज को इक्वल पावर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो अपर हाउस है उसमें कितने यूनिट्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बोगरा फार्मूला आगे जाके आता है, या यहाँ पे भी शायद दिया हुआ हो कि इसको मतलब कि फ़र्स्ट बीपीसी रिपोर्ट या सेकंड बीपीसी रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास 1957 में मतलब कि जॉइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल पाकिस्तान बाय NAY, ठीक है। 1957 में जो जॉइंट अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान बाय NAY, यानी कि ये जो इलेक्टोरेट वाला ऑप्शन है ना, मतलब कि यहाँ पे इसको मैं अगर सर्च करूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि इसके अंदर है क्या चीज़। अच्छा, ये देखें वही सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि तब जो था वो जॉइंट वाज अडेप्टेड ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम। सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट या जॉइंट इलेक्टोरेट था वो किसकी डिमांड पे था, वो मुस्लिम की डिमांड पे था। और यहाँ पे ईस्ट में जो था वो डिसाइडेड हुआ था जॉइंट इलेक्टोरेट, और वेस्ट में जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो इन्होंने यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ में पूछा है वो है हाँ यही चीज़ है शायद कि बाय द मिनोरिटीज डिड नॉट फेवर दिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिलीजियस एलिमेंट्स सपोर्टेड दिस एज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। तो इसमें जो सपोर्ट कर रही थी चीज़ वो क्या थी, रिलीजियस एलिमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 1954 में बंगाली और उर्दू दोनों को नेशनल लैंग्वेज माना गया था, वाई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओ शायद यहाँ पे दिया हुआ हो, ठीक है, नेशनल लैंग्वेजेस, हाँ यहीं पे दी हुई है लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेज मूवमेंट थी, ठीक है, स्टार्टेड इन ईस्ट बंगाल 1954, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ 1954 वाला जो था, ठीक है, वो शायद यहाँ पे दिया हुआ। हाँ यहाँ पे देखें इसके रीज़न भी दी हुई कि सिंस वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर रिलीजन लैंग्वेजेस। ये शायद इसका आंसर हो सकता है टू लैंग्वेज फार्मूला। हाँ ये इसका आंसर होगा कि टू लैंग्वेज फार्मूला था, जिसकी वजह से 1954 में उर्दू और बंगाली मतलब दोनों को नेशनल लैंग्वेज माना गया था, ठीक है। टू लैंग्वेज फार्मूला ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है जी हमारे पास मोहम्मद अली बोगरा रिपोर्ट में लोअर हाउस में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया था और किस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। अगर आप मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला की तरफ आओ, वो है ऊपर यहाँ पे, उसमें उन्होंने मतलब कि किस चीज़ को जो है वो ज़्यादा दिया है, किस चीज़ को कम दिया है। यहाँ पे है जी ये वाला हाईलाइट किया हुआ मैंने। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पाकिस्तान वुड हैव बीन बाइकैमरल इन अपर हाउस, देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईच ऑफ द 5 यूनिट्स एंड इन लोअर हाउस पॉपुलेशन विल बी रिप्रेजेंटेड। लोअर हाउस के अंदर जो चीज़ उन्होंने पूछी है ना किस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो वो है आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन को देखते हुए रिप्रेजेंटेशन मिलेगी लोअर हाउस में, ठीक है। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था यहाँ पे। उसके बाद है जी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कब डिसॉल्व हुआ, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है किस कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड ऑफ गवर्नर जनरल रिप्लेस किया गया था। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, और फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट ये दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हो, दोबारा भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सेकंड बीपीसी रिपोर्ट आ गया, ठीक है।
थर्ड मोहम्मद अली बोगरा। हाँ, यहाँ पे आप मोहम्मद अली बोगरा वाला जो थर्ड आ रहा था ना कि वो कौन सा मतलब कि है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी ए डिसोल्यूशन जो है, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल का जो लफ्ज़ था डिज़ोल्व द सी ए दैट हैज़ चैलेंज टू सिंध कोर्ट मौलवी तमीज़ुद्दीन, शायद ये नहीं है, उन्होंने गवर्नर जनरल का लफ्ज़ जो डिज़ोल्व हुआ था उसके बारे में पूछा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की बात इन्होंने की है, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, कॉमन चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली जो हाईलाइटेड है, बस ये कर लें, आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया गया। बिफोर इंडिपेंडेंस एमल ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा मॉडल यूज़ किया? स्टिल 1950 ऑप्शन लाइक थ्योरेटिक स्टेट, यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट और डेमोक्रेसी स्टेट। तो इनमें से कौन सी स्टेट आएगी, तो वो देखनी है आपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ना, ये स्टूडेंट ने भी जो है ना वो क्या किया है, चैप्टर वाइज ही चीज़ें यहाँ पे बता के दी है, ठीक है। चैप्टर वाइज चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आएगा कि अच्छा ये जो है ना वो पार्लियामेंट्री स्टेट आ रही है, ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, मतलब कि कोई मुश्किल नहीं है, आप जब हैंडआउट्स को पढ़ोगे तो इन इन सब के आंसर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट जजेस किस फंड में आता है, ठीक है। 1956 जो है क्या उसको बोलते हैं, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लास में क्या था, 91 क्लास क्या होता है, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा कि कौन लॉ इस्लामिक है या नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करना है, उसमें ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया, 2 MCQs ठीक ही थे। 1962 में टाइटल ऑफ स्टेट क्या था, करेक्ट, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि स्टेट का जो टाइटल दिया गया था उस टाइम वो क्या था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, और इसके रिलेटेड ही सेकंड क्वेश्चन यही था, ठीक है। और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइटल ऑफ स्टेट में किस वर्ड को ऐड करने के लिए मूवमेंट चली थी, करेक्ट ऑप्शन है इस्लामिक। इस्लामिक वर्ड को दोबारा स्टेट के जो टाइटल है उसमें ऐड करने के लिए एक इन्फोर्समेंट यानी कि मूवमेंट चली थी 1962 के अंदर। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद 1962 कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करता है तो वो उसको किससे अप्रूवल लेने पड़ेगा, यानी कि अगर उसने प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली डिसॉल्व करेगा तो किससे लेनी है उसने परमिशन, ये 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हैं उनके अंदर आपको सारा पता हो कि किस बंदे के पास कौन सी पावर है और वो किसके मतहत काम कर रहा है और उसके ऊपर कौन सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल सीट कितनी होती है, टोटल सीट कितनी होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ पे बैरियर या पाबंदी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वैसे इसका आंसर है, इसने स्टूडेंट ने भी दिया हुआ है कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी उस चीज़ के ऊपर पाबंदी थी। उसके बाद है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन कब ख़त्म हुआ, कब ख़त्म हुआ ये आपने बताना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ये जनरल है ना कि स्टार्ट कब हुआ, किसने किया, क्या उसके फंक्शन थे, क्या फीचर थे, ठीक है, और एंड पे कब ख़त्म हुआ, किसने डिज़ोल्व किया, ठीक है। ये तो कॉमन होने हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकंड मार्शल लॉ किसने लगाया, ठीक है। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्रूव हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड था या ऑपरेशनल था, ये चीज़ वहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सस्पेंडेड था या ऑपरेशनल था। अगर मैं आपको यहाँ पे हैंडआउट्स के अंदर दिखाऊँ तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है कि वो मतलब कि जो सस्पेंडेड थे या ऑपरेशनल थे या किस तरह से था, ठीक है। अगर ये हो जाता तो हाँ, यहाँ पे आप देख लें, ये चार ऑलरेडी हाईलाइटेड है जिसमें वो पूछते हैं कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऑपरेशनल था, ये सस्पेंडेड था, ये 1977 से 1985 का जो था वो क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है और मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है, अगर आप लोग इस मेरे हाईलाइटेड हैंडआउट्स को देखो तो, ठीक है। उसके बाद है 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की एज एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 40 है मेरे ख्याल से इसका आंसर। पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1973 का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम ओपन करके बैठे हैं इसके अंदर ये पाओगे तो यहाँ पे इन्होंने शायद जो है ना वो दी हुई भी हो कि एज कितनी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे दी हुई है एज, देख लें आप, प्रेसिडेंट की एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। 5 ईयर्स उसकी जो होगी वो होगी, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं मियाद होगी, आप ये कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी सीट का और ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और पार्लियामेंट अंडर किस कॉन्स्टिट्यूशन के होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पहले से हाईलाइट की हुई हैं जो आपको यहाँ पे पेपर के अंदर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बस ये है कि आपने उस चीज़ को देखना है थोड़ा सा, ठीक है।
उसके बाद है अपर हाउस है, वो क्या होता है, लोअर हाउस है वो क्या होता है, मुस्लिम किस कंट्रीब्यूशन में की गई, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उसमें मुस्लिम की जो डेफिनेशन थी वो किसके अंदर की गई, तो यहाँ पे आई थिंक अगर आप आओ इस्लामिक, हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वाज इंक्लूडेड बाय एन अमेंडमेंट, किस में था ये 1973 की जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद है फेडरल शरीयत कोड कब ऐड हुआ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, अयूब खान से पहले कौन प्रेसिडेंट था, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कब बनी, 1965 कौन प्रेसिडेंट था, ईबीडीओ स्टैंड फॉर, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट कब हुआ, ईस्ट पाकिस्तान क्यों सेपरेट हुआ, पाकिस्तान में बांग्लादेश को कब एक्सेप्ट किया गया, जुल्फ़िकार भुट्टो को कब पावर दे दी गई, भुट्टो को पावर देने के बाद क्यों मार्शल लॉ लगाया गया। ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, लेकिन बात यह है कि आपने हैंडआउट्स को एक तरफ से ऐसे पढ़ना स्टार्ट करना है, तब जाके ये आपका काम होगा। और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो जो यहाँ पे पूछा गया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा था कि वो कब अडॉप्ट हुआ, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल के बारे में जवाब आया कि वो मतलब कि जो है क्या उसको बोलते हैं यार, यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं, ये गवर्नर जनरल है वो, और जो है उसका हटाया गया जब, ठीक है, सेकंड फेज़ के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया ना अयूब खान का, ठीक है। उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना वो पूछा गया इसमें, ठीक है। ये ईबीडीओ का जो इन्होंने पूछा है वो इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो बता दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइटेड है, आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये इस तरह से। और बिल्कुल शॉर्ट चीज़ ये है कि आप ये 2 घंटे की वीडियो देख लो, आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भुट्टो को पावर देने की वजह, नेशनलाइजेशन का कौन सपोर्ट करता है, किस किस सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट कहाँ गया, सबसे ज़्यादा मिलिट्री रूल किसका था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो टैक्स अशर है वो कब इम्पोज हुआ, कितना होता है, ठीक है। लोकल बॉडीज इलेक्शन कब हुए, बेनज़ीर भुट्टो को कितनी बार गवर्नमेंट में आया, मुशर्रफ में दौर में किस पोलिटिकल एक्टिविटीज़ पर जोर दिया गया, लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड में 1 MCQ, सिंध का एरिया कितना है, बलोचिस्तान प्लेट्यू की एलिवेशन। ये एंड वाला जो चैप्टर है ना यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर 3 है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से मतलब कि आपको ये वही चैप्टर है जिसके अंदर वो बताया जा रहा है ना लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कब हुए, ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड है। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको सिर्फ बताने की पर्पज़ यही था कि आप एक वीडियो देख लो, वीडियो के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है, ठीक है। और जब आप एक वीडियो 2 घंटे की विदाउट डिस्ट्रैक्शन देखोगे, आपकी चीज़ें माइंड में भी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ये जियोग्राफी वाला है जिसके अंदर है कि पाकिस्तान में मतलब नॉर्थ ईस्ट कौन है, कितना एरिया है, कितना रकबा है, और वो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं जो सिर्फ पेपर में आती हैं, जिनको आपने करना है। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ सकते हो लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बलूचिस्तान प्लेट्यू, डिज़र्ट था बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पास कितने सीज़न है, पाकिस्तान के फेमस बिग डैम कौन से, सेंसस कितने ईयर्स बाद की जाती है, ठीक है। ज़्वाब में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड है, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको हर चीज़, बाउंड्रीज़ आ गई, नेबरहुड आ गया, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पे आपको ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और हैंडआउट्स करने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आपके MCQs हैं ये ईजिली हो जाने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये 78 MCQs हैं, 78, ये भी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपने एक दफ़ा हैंडआउट्स कर लेने हैं वीडियो देखते हुए, फिर आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। क्या होगा कि जब आप इनको सॉल्व स्टार्ट करोगे तो साथ में ये भी आपके जो है ना वो मतलब कि मज़ीद MCQs भी हल हो जाएंगे। और ये जो आपके हैं ये अगर आप कर लोगे तो आपके मतलब कि बहुत सारे MCQs जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो किस तरह से फिलहाल डिफ़िकल्ट लेवल हो सकता है, मेरे लिए दुआ करें। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है इसके लिए आप ज़रूर दुआ करें, इसने इतनी एफ़र्ट की है और आप लोगों के साथ इतनी जो है ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर की है, ठीक है। 301 का पेपर फुली कंसेप्चुअल था, बट सब हैंडआउट्स में से थे ज़्यादा MCQs लेक्चर 16 से लेकर पॉलिटिकल हिस्ट्री फेज़ 2 तक आए थे। बाकी जिसने आपकी 2 आवर्स वाली देखी होगी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये अगेन स्टूडेंट ने ये चीज़ बोली है क्योंकि उनको पता है कि हैंड आउट से ही जब एक्सप्लेन किया गया है पूरे 2 घंटे के अंदर, तो उससे क्यों नहीं तैयारी होगी, और इस पे ऐसे ही तो व्यूज़ नहीं ना आगे। तो दैट्स वाई आप लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो देखें। और ये जो करंट पेपर है ना ये मैं शेयर करूँगा हमारे व्हाट्सअप चैनल में, इसको भी ज्वाइन कर लें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।